गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बड़े सरल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वॉइस किसे कहते हैं। वॉइस वर्ब का वह रूप है जिसके माध्यम से हमें ये स्पष्ट होता है या पता चलता है कि सेंटेंस के अंदर कार्य करने वाला सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है या सब्जेक्ट गौण है। यानी अगर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा, और जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट गौण है और कार्य महत्वपूर्ण है तो वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस कहलाता है। तो वॉइस के दो प्रकार हो गए, एक्टिव, पैसिव। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे नीता राइट्स ए लेटर। अगर ये यहाँ पे नीता महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, तो ये एक्टिव वॉइस है, नीता एक्टिव है। अब इसी को अगर पैसिव में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा तो ये होगा ए लेटर is written by नीता। दोनों सेंटेंस के अंदर अर्थ में कोई भी विभिन्नता नहीं है, इन दोनों का अर्थ समान ही है। कहने का तरीका बदल जाता है, उसका कहने का जो पैटर्न है सिर्फ वो बदल जाता है। अदरवाइज इनका जो अर्थ है, इनकी जो मूल भावना है वो दोनों सेंटेंस के अंदर एक ही है। अब देखिए एक्टिव वॉइस, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले when the subject of the verb act, the verb is said active voice। जब सब्जेक्ट कार्य करता है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और पैसिव वॉइस में when the subject of the verb receive the action, यानी कि किसी भी क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, यानी उसका प्रभाव उसको झेलना पड़ता है, वो स्वयं एक्टिव नहीं है, पर जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। हम उन नियमों को बड़े सरल तरीके से सीखेंगे और छोटे रूप में बड़े शॉर्ट तरीके से उनको कैसे समझ सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, इन तीनों प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य की। देखिए कोई भी सेंटेंस, जैसे हम किसी सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है और साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें इसके जो कुछ 5 रूल्स है, मेनली वो 5 रूल्स के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला काम जो है अपना एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो है ऑब्जेक्ट की पहचान करना। आप इन 5 कामों को रट ले, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको बड़े सरल तरीके से और बहुत ही सुगम तरीके से ये चीज़ आराम से सीख जाओगे आप। ऑब्जेक्ट की पहचान। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ होता है सेंटेंस के अंदर। हमें ये छोटा सा सेंटेंस है 3 वर्ड्स का, लेकिन कई सेंटेंस होते हैं ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। उसमें हम कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहचानने में हमें गड़बड़ कर जाते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह वो वर्ब लिख देते हैं या कोई अन्य चीज़ उसके अंदर वो लिख करके प्रयास करने का प्रयास करते हैं। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है। सबसे सरल तरीका है, आप उस वाक्य के अंदर वर्ब को पहचान ले। वो भी नहीं पहचान में आए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है या उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सब्जेक्ट और वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट आपको यहां मिलेगा वर्ब के जस्ट बाद। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव चीज होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है, और जो सजीव चीज होती है, सजीव यानी व्यक्ति होता है कोई, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य के अंदर वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या केवल निर्जीव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ब के जस्ट बाद होगा। तो पहला काम जो अपना था वो ऑब्जेक्ट की पहचान करना, वो हमें पता चल गया वर्ब के जस्ट बाद यानी कि क्रिकेट। तो ये अपना सेंटेंस यहाँ पे पहला काम हुआ क्रिकेट को यानी कि ऑब्जेक्ट की पहचान करके उसे सब्जेक्ट के जगह पे लाना, यानी कि वाक्य की शुरुआत इस ऑब्जेक्ट से ही होगी, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये अपना पहला काम हो गया, सरल है इसको पहचानना। इसकी पहचान बता दी गई है कि ये वर्ब के बाद मिलेगा। दूसरा कार्य होता है हेल्पिंग वर्ब जो उस एक्टिव सेंटेंस के अंदर आई हुई है, उस हेल्पिंग वर्ब को ऐसा का ऐसे ही लिखना, यानी कि जैसे का जैसा जो है उसी को लिखना, एज इट इज। एज इट इज लिखना मतलब हो गया कि मान लीजिए उसके अंदर इज आया हुआ है, तो आप उस इज के ग्रुप में से ही कोई चीज आप उसको लिखनी है, सेम टू सेम ही लिखना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, साइज बदल सकती है उसकी। साइज बदलने का मतलब हो गया है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी उसी ग्रुप में से, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको उसी ग्रुप में से प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इज है, तो इज का ग्रुप हो गया इज एम आर, यानी कि इन तीनों में से ये इसका ग्रुप हो गया, तीनों में से एक लगेगी। इज सिंगुलर के लिए लगता है, एम आई के लिए लगता है, और आर प्लूरल के लिए लगता है। तो इनमें से अब ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मान लीजिए उसमें इज आया हुआ है, तो वो इज इसलिए आया हुआ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट बदल गया है और ऑब्जेक्ट को लेकर के हम सब्जेक्ट की जगह लेके आ गए। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा, इसलिए इज की जगह आर का प्रयोग होगा, लेकिन ग्रुप ये रहेगा, वाचवर्ड नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कैसे लिखना, लेकिन साइज बदल सकती है। इज आया हुआ तो आर हो सकता है, लेकिन ग्रुप ये रहेगा। वाज आया हुआ है तो वर हो सकता है, ग्रुप वही रहेगा। हेज है तो हेड हो सकता है, सॉरी हेज है तो हे हो सकता है, लेकिन हेज होगा जो ग्रुप है वही रहेगा। यहाँ पे आपको ये चीज भी साथ में बता देता हूँ, इज एम आर का एक ग्रुप है, वाज वर का एक ग्रुप है, हेज हेव का एक ग्रुप है, विल शेल का ग्रुप है। यानी कि अगर इसमें से कोई भी आया हुआ है तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसी में से लेना है, साइज के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर की साइज वाला लेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल की साइज वाला, इसी तरीके से इनमें भी काम करेगा। तो अपना दूसरा जो कार्य था हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखना साइज के अकॉर्डिंग। अब आता है अपना सबसे महत्वपूर्ण काम, तीसरा कार्य है, वो है इस वाक्य के अंदर देखिए आप हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, ही प्लेज, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे, ये इस तीसरे वाले अपना जो नियम है उसके अंदर क्लियर होगा। जो तीसरा नियम है उससे ये पता चल रहा है वर्ब को देख करके, जो एक्टिव सेंटेंस का वर्ब है उस वर्ब की फॉर्म को देख करके, यानी आप उस वर्ब की फॉर्म पहचान जाएंगे। और वर्ब में मूल रूप से 4 फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म देख करके बी की फॉर्म लगाना, बी की वही फॉर्म लगाना।
देखिए वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है। हम उस सेंटेंस को देखते ही ये पहचान जाएंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसको पहचानने का सीधा तरीका ये होता है कि आईएनजी फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ आता है, थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव हैड लगा हुआ आता है। ये इसकी पहचान आराम से कर सकते हैं अपन। और जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। इसकी हमें पहचान करनी पड़ेगी, बाकी ये दोनों समझ में आ जाएगी। तो वर्ब की जो फॉर्म है उसको देख करके बी की वही फॉर्म लगानी है, यानी कि वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हमें बी की भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एंड आर। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो आपको इज एम आर में से एक चीज लगानी है साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, प्लूरल है तो आर लगाना है, आई है तो एम लगाना है। दूसरा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें बी की भी सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी कि वाज और वर लगाना है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हमें भी बी की थर्ड फॉर्म लगानी है हैज हैव, यानी बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीइंग। याद रखिए आप, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है बी की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है और थर्ड फॉर्म बीइंग लगाना है। और यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो आप बी की आईएनजी फॉर्म लगा दे, यानी बीइंग लगा दे। ये तीसरा कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसको अगर आपने ढंग से याद रख लिया, याद कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीइंग लगाना है, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाना है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे और आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अगला कार्य अपना आता है चौथे नंबर का कार्य, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। उसके बाद कौन से सेंटेंस में लगानी है? सभी सेंटेंस में। पैसिव वॉइस का मतलब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मान लीजिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी ही आएगी, चाहे वो किसी भी टेंस का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट का वाक्य हो, पास्ट का वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य हो। जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आपको उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही है। ये कार्य कब होगा? बी की फॉर्म लगाने के जस्ट बाद, यानी अपने चौथा कार्य ये हो गया। पहला कार्य वापस रिकॉल करिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग और यदि उसके अंदर है तो एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना है, साइज बदल सकती है। तीसरा अपना काम जो इम्पोर्टेंट है, वर्ब की फॉर्म जो है वैसी फॉर्म बी की लगानी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है तो सेकंड फॉर्म, थर्ड है तो बीइंग लगाना है, फोर्थ आईएनजी है तो बीइंग लगाना है। ये सिंपल सा कार्य, चार काम इनको याद रखना है। चौथा कार्य है, ये करने के बाद में उसमें जो वर्ब आई हुई है, चाहे कोई सी भी फॉर्म आई हुई है, कोई सा भी टेंस है, उस वर्ब की फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। और पांचवा काम है रिमेनिंग सेंटेंस को, जो बचा हुआ है उसको आगे ऐसा का ऐसा लिख दो और अंत में बाई लगा करके सब्जेक्ट लगा दो। यानी जो सब्जेक्ट शुरू में था एक्टिव सेंटेंस में जो कार्य करने वाला था, उस सब्जेक्ट को उठा करके आप अंत में बाई लगा करके लगा दे। लेकिन ये सब्जेक्ट डेफिनेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी लगाना है। अगर इस सब्जेक्ट की जगह पे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हुए या ऐसी चीजें हैं जो हम पूरी तरीके से उसकी पहचान नहीं कर पाए कि ये किस प्रकार की चीज है, उसके पहचान हो ही नहीं पा रही है। समवन है, एनीवन है, एनीबडी है, क्राउड है, नॉक है, इस तरीके का जो हम पूरी तरीके से उसको निश्चित नहीं कर पाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को आपको लास्ट में नहीं लिखना, वही लगा करके वहाँ पे आप जगह छोड़ दें, यहाँ तक आप कर ले जो भी सेंटेंस रिमेनिंग बचता है। तो ये अपने मेन 5 काम हो गए।
अगर इन 5 काम को आपने ढंग से याद कर लिया तो आपका पैसिव वॉइस का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बड़े सरल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस के बाद हम इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तरीका मेन जो ये है, ये नियम आपको याद रखने, यही नियम उनमें लागू होंगे। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे, वो हम आपको देखेंगे। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। उससे पहले जैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नाउन का मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, संज्ञा किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का नाम हो सकता है, उनमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन नाउन की जगह अगर प्रोनाउन है तो फिर वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते समय भी चेंज होगा, और वो प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट में है उसको अपन सब्जेक्ट बना रहे हैं तो भी उस समय उसके अंदर चेंजेज आएंगे। तो देखिए क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं प्रोनाउन के अंदर। एक अपन सारणी बना देते हैं इसकी, चेंज इनटू प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? ही, शी, वी, दे, इट, यू। तो अगर ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे हिम। शी है तो हो जाएगा हर, वी है तो हो जाएगा अस, दे है तो देम, इट का इट और यू का यू। अगर ये सब्जेक्ट की जगह है तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरीके से चेंजेस करने हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह और आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा। ये चेंजेस आप ध्यान रखेंगे। और टेंस के चेंजेस मैंने आपको बड़े सरल तरीके से बता दिए, लेकिन फिर भी मैं आपको टेंस के तरीके से वापस एक बार बता के, आप नोट करना चाहो तो नोट कर ले, बता देता हूँ। अदरवाइज मैंने सरल तरीका बताया था कि आप वर्ब की फॉर्म को देख करके वही बी की फॉर्म लगा दे, ये पूरा टेंस इसके अंदर क्लियर हो जाता है। फिर भी मैं आपको टेंस वाइज बताता हूँ कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म है, तो आप इधर इज एम आर में चेंज करेंगे, और यदि इधर इज एम आर है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो आप इसको इज एम आर और बीइंग लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो दो कंडीशन हो सकती है, तो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है या सिंपल पास्ट हो सकता है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंपल पास्ट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो उसके साथ ये केवल असर्टिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर उसके अल्टरनेटिव दिया हुआ है। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू डज। और प्लस नॉट। अगर डू डज और नॉट सेंटेंस के अंदर है तो बी इज एम आर में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद नॉट लगेगा। और यदि आईएनजी फॉर्म है यानी कंटिन्यूअस टेंस है इज एम आर के साथ, तो इधर इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वाज वर्ब होगा। और ये सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है असर्टिव सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर अल्टरनेटिव इसका दिया होता है डिड, तो डिड प्लस नॉट होगा, डिडंट होगा। तो वैसे बनाते समय वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लीजिए वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म है तो वैसे बनाते समय वाज वर्ब प्लस बीइंग। इसको साधारण और सरल भाषा में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ 4 लाइन याद रखनी है और बड़े सरल तरीके से आप अपन इसको कंप्लीट कर पाएंगे। 4 लाइन वापस अपन रिकॉल कर रहे हैं।
नंबर 1, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगानी है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म यानी बीइंग लगाना है। और यदि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाना है, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाना है। ये 4 लाइन है, आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। पूरा पैसिव वॉइस का पैटर्न इसी पे चलेगा। चलिए अपन असर्टिव सेंटेंस के अंदर कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। शी लाइक्स बुक्स। इस वाक्य के अंदर छोटा सा वाक्य है, शुरुआत अपन सरल से करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या बताया था? अपना सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट की पहचान करना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें इसको ही उठा करके सबसे आगे लाना है और इसको सब्जेक्ट बना करके इसी से वाक्य की शुरुआत करेंगे। पहला काम हो गया अपना, सब्जेक्ट को अपन ने छांट करके आगे ले लिया और ये बुक्स ये अपना ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। दूसरा काम आपको क्या बताया था? अपना दूसरा कार्य है हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर जो है उसको एज इट इज लिखनी है, साइज बदल सकती है। अब यहाँ पे शी और वर्ब लाइक के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें उसकी साइज बदल करके या उसी रूप में उसी ग्रुप में से यहाँ पे लिखना है वैसे का वैसा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये हमारा दूसरे नंबर का कार्य खत्म हो गया, हमें ये कार्य नहीं करना है। जब हम हेल्पिंग वर्ब होती तो हम ये दूसरे नंबर का काम करते, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम सीधे तीसरे नंबर के काम पे आ जाएंगे, हमारे दूसरे नंबर का काम खत्म हो गया। तो अपना तीसरे नंबर का काम था वर्ब की फॉर्म को देख करके बी की वही फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे हम वर्ब की फॉर्म देखते हैं। लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती है, एस फॉर्म होती है तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आपको क्या बताई थी? इज एम आर। इसकी साइज के अकॉर्डिंग इनमें से लगेगा, तीनों में से ये बड़ी साइज है, बुक्स यानी प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे आर लगेगा। अगर ये एक वचन केवल बुक होता तो इज लगता, बुक्स है इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। अपना तीसरा काम भी समाप्त हो गया, 3 काम समाप्त। चौथा काम आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। कोई सा भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो यहाँ लाइक है तो लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड। ये अपना चौथा काम भी हो गया। फिर 5वां काम था अपना सेंटेंस, जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको लिख करके अंत में आपको बाई लगा करके सब्जेक्ट को लगाना है।